नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 44 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 45वां पार्ट देखेंगे। 45वें पार्ट में 2 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो आज का प्रश्न है वो जीएस पेपर 4 का है। प्रश्न संख्या 89 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग 2019 का मेंस देने जा रहे हैं, तो आप लोग जो लोग भी, जैसे आप लोगों ने कहीं से भी नोट्स लिए हों, सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें ली होंगी, ठीक है। लेकिन अब लगभग 30 से 35 दिन बचे हैं, तो उसमें अगर शॉर्ट नोट्स पीसीएस एकेडमी के वीडियोज़ और सारी चीज़ें, फुल टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें अगर लेना चाहते हैं तो इन देखिए, मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे अगर इन चीज़ों से किसी को भी अगर फ़ायदा मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और जो लोग भी मेंस देने जा रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि 10 से 15 दिनों में अब इधर अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। फुल टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, तो आप एक एक दिन में 2 2 टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, फुल टेस्ट, ठीक है। तो जो लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग, ग्रुप से नहीं जोड़ा जाएगा, आपको 1500 पे करके आपको सारे के सारे नोट्स जो भी पीसीएस एकेडमी पर प्रोवाइड किए गए हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट प्रोसेस है। सब पेमेंट करने के बाद आप लोग डिटेल जो है नंबर पर 9140085178 पर भेज सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा के ऊपर है, या आपकी इच्छा के ऊपर। चलिए, आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का जीएस पेपर 4 का प्रश्न है और इसको 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। और जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल लेते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और जैसे कुछ तथ्य है, डेटा है, ठीक है, फैक्ट का आप लोग प्रयोग करिए, डायग्राम का उपयोग करिए। और जो चीज़ें हैं कि जैसे आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आज का प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है, तथा इन मूल्यों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए कि आखिर सिविल सेवा के लिए कौन कौन से मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये 2 प्रश्नों को आप लोगों को 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक सिविल सेवा के मूल्यों की बात कही जाती है तो इसमें सबसे पहला जो मूल्य आता है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी और सत्यनिष्ठा, ठीक है। तो देखिए, यह दोनों मूल्य जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल सेवक के लिए। सिविल सेवा में जो लोग भी, जैसे आपको अधिकार क्षेत्र मिलता है, जैसे मान लीजिए कल की डेट में आप एक आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप बनेंगे, तो अगर आप अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो योजनाएं आपको चलाने के लिए दी जा रही हैं उसमें आप घपलेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है कि अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठ रहें, निष्ठावान रहें अपने कार्य के प्रति। जो भी अधिकार क्षेत्र आपको दिए हैं उनको सही गलत का फ़र्क करते हुए आपको अच्छी तरीके से उन चीज़ों को, कार्यों को करना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगला मूल्य जो है निष्पक्षता। देखिए, निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पार्शलिटी करने लगे हैं किसी न किसी जन समुदाय या लिंग या पर्सन के खिलाफ में, या समुदाय के खिलाफ में, या धर्म के प्रति, जो धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनके प्रति अगर आप घृणा की भावना या अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, निष्पक्ष रूप से कार्यों को नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें, सिविल सेवा की जो सेवाएं हैं वो सही तरीके से, सही मायने में लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर निष्पक्ष होकर, जैसे जो सही है उसको निष्पक्षता से, आप किसी की तरफ फेवर मत करिए, जो सही है उसी का आप लोग कार्य करिए, उसी के अनुसार।
अगली चीज़ क्या है, जवाबदेही। देखिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो कार्य हैं उन कार्यों के प्रति अकाउंटेबल रहें। आप चीज़ों को बताएं, लोगों को बताएं कि हाँ ये चीज़ें मैंने करी हैं। अगर अच्छा किया है तो मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मैंने गलत किया है तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। हर एक चीज़ की जवाबदेही हो। अगर कोई चीज़ पूछता है कोई व्यक्ति, जो जनता है या लोग हैं जो आपसे पूछते हैं, तो आपको उसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। किसी भी कार्य जो आपने किया है आप अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। तो ये सिविल सेवा में जवाबदेही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कार्य जो है आप सेवा के मार्फत, समर्पण भाव के मार्फत, अधिकार क्षेत्र में रहते हुए सरकार के बिहाफ पर आप सेवाएं देते हैं। ठीक है। और क्या है कि आपके अंदर एक सिविल सेवा में, जैसे सिविल सेवक जो होते हैं तो उनके लिए अब भाई अगर एक एसपी है या डीवाईएसपी हैं, अब उनका कानून के प्रति कोई आदर सम्मान ही नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते हैं, जवाबदेह तो बिल्कुल भी नहीं हैं, ईमानदार भी नहीं हैं। तो अगर सोच कर देखिए ना, तो ऐसी स्थिति में वो जो कार्य करेंगे क्या वो ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि कानून के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए, कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो उसको सही से टैकल किया जा सके, उसको सही से स्थिति को आकलन किया जा सके और उनको संभाला जा सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कानून के प्रति जब होगा, जो लॉ है हमारे यहाँ का, जो कानून है उसके अनुसार कार्यों को करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें जो सिविल सेवा है, सिविल सेवक हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और क्या है कि जैसे जनसाधारण के प्रति आदर एवं सम्मान। अब जनसाधारण का मतलब यह है कि आप सिविल सेवक, नाम से ही देखिए, जो आप एक सेवक की भांति कार्य करते हैं, आप जनता के सेवक कहलाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनता के मालिक हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जनसाधारण के प्रति आदर एवं सम्मान होना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए, जिसको आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं तो क्या आप उसके प्रति कुछ अच्छे कार्यों को करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिविल सेवा में जो जनसाधारण या जो सामान्य लोग हैं उनके प्रति आपका आदर और सम्मान होना चाहिए, जिससे आप जो सरकारी योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका लाभ जो लाभार्थी हैं वो प्राप्त कर सकें। ठीक है। परानुभूति और सहानुभूति। देखिए सहानुभूति जो है सिंपैथी होती है। आपको सभी वर्गों के प्रति, सभी लोगों के प्रति समान रूप से आपको व्यवहार करना होता है, और एक सिंपैथी भी रखनी चाहिए लोगों से कि हाँ अगर किसी के साथ में गलत हुआ है, आप देख रहे हैं, तो अपने स्वविवेक से चीज़ों को, कार्यों को कर सकें, आप डिसीज़न ले सकें कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर मैं इस कार्य को करता हूँ तो ऐसा कोई व्यक्ति तो प्रभावित नहीं होगा जिसको यह ज़रूरत थी। और परानुभूति क्या होती है? परानुभूति का मतलब ये है कि जैसे जो एम्पैथी जिसको कहा जाता है, तो देखिए परानुभूति है क्या? परानुभूति ये है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने आपने देखा कि कोई एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेटा हुआ है या आप उसके यहाँ जाते हैं। ठीक है। आपने अंदर से सिंपैथी जाहिर की, आपने एक सहानुभूति जाहिर की, हाँ बहुत बुरी स्थिति में यह व्यक्ति है, आपने सिंपैथी दिखा दी, हाँ बहुत बुरा हुआ, इनके साथ में एक्सीडेंट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई। अब उसको ज़रूरत है पैसे की। अब आपने क्या किया, आपने सिंपैथी जताने के साथ में अगर उसकी हेल्प कर दी, उसकी समस्या में, जिस समस्या को लेकर आपने एक सहानुभूति दर्शाई है, तो वो एम्पैथी बन जाती है, परानुभूति बन जाती है, या समानुभूति इसको कहा जाता है। ये सब एक ही नाम है। ठीक है। सहानुभूति और परानुभूति अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन परानुभूति और समानुभूति सेम चीज़ें, जिसको एम्पैथी कहा जाता है और सहानुभूति को सिंपैथी कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है। और वर्तमान में अगर देखें तो एक सिविल सेवक को परानुभूति से युक्त होना चाहिए, ये आचरण उसके अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जनता के प्रति देखा उसने कि हाँ यहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं, कुछ बुरा हुआ है, तो उसने आगे बढ़कर उसके लिए कुछ किया, जितना वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कर सकता था उसने किया। ठीक है। तो ये परानुभूति और सहानुभूति। अब देखिए मितव्ययिता। मितव्ययिता का क्या मतलब है कि देखिए जैसे आप जिले के डीएम बनते हैं या एसडीएम बनते हैं, तो आपके अधिकार क्षेत्र में आपको सारी चीज़ें होती हैं, तो
तो जो धन का दुरुपयोग ना हो, कि भ्रष्टाचार ना हो, घपलेबाजी ना हो, घोटाला ना हो, आप ऐसे कार्यों को करें कि जो धन का उपयोग है वो सही तरीके से लाभार्थी तक पहुंच सके। ठीक है, तो एक सिविल सेवक को मितव्ययी भी होना चाहिए। और क्या चीज़ है, उद्देश्य परकता। उद्देश्य परकता का क्या मतलब है कि आप एक सिविल सेवक बनते हैं। अब सिविल सेवक बनने के साथ ही आपके कुछ ना कुछ एम होते हैं ना, आपको टारगेट दिया जाता है या आपको कार्य दिए जाते हैं कि ये कार्य इन अधिकारों के साथ में जो आपको अथॉरिटी मिली है उसके अनुसार इनको संपादित करवाना है। अब जो चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए एक सिविल सेवक है, सिविल सेवक को मिला कि मनरेगा में आपको ये काम पूरे ज़िले का निरीक्षण देखना है कि क्या क्या की चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य के प्रति उद्देश्य परकता होनी चाहिए। जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं, 1 महीने में आपका लक्ष्य होता है कि हमें ये कार्यों को संपादित करवाना है, या 1 हफ्ते में आपको ये पता होता है कि ये कार्यों को संपादित करवाना है। तो ऐसे स्थिति में सारी चीज़ों को एक एम के साथ में, उद्देश्य के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तितर बितर आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सिविल सेवा के मूल्य थे। और अब हम लोग देखेंगे कि सिविल सेवक के लिए इसकी महत्ता या सिविल सेवा में इन मूल्यों की महत्ता क्यों होती है। तो सबसे पहली बात यही है कि जैसे अच्छे प्रशासन के लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर अच्छा प्रशासन चाहिए, एक गुड गवर्नेंस चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मूल्य बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। अब अगर सोच कर देखें कि अगर ये मूल्य एक अधिकारी के अंदर नहीं है, तो आप सोच कर देखिए कि सरकार के तरफ से जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, तो क्या वो सही समय में सही लाभार्थी तक पहुंच पाएंगी? बीच में ही सब खा पी कर बराबर कर देंगे वो लोग। ठीक है, घपला कर देंगे, घोटालाबाजी कर देंगे, ये सारी चीज़ें होने लगेंगे। लेकिन अगर यह मूल्य उसके अंदर है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आदमी अपने आप को बचाता है। ठीक है, नहीं करता है वो चीज़ें। तो सेवाओं की पूर्ति जो है उचित तरीके से हो, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये आपके मूल्य। अगली चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए संगठन से जुड़े व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करना, कि जैसे ये मूल्य होंगे तो आपका जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप एक ज़िले के डीएम हैं और आप अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जितने लोग हैं उनको व्यवहार, जो व्यक्तियों के व्यवहार हैं उनको नियंत्रित करने का भी कार्य किया जाता है कि आप नियंत्रण में रहें। आप अगर इन मूल्यों से नहीं हैं, ये मूल्य आपके अंदर नहीं है, एक सिविल सेवक के अंदर नहीं है ये मूल्य, तो चीज़ें ठीक नहीं जाएंगी। ठीक है, संगठन के व्यक्तियों को जैसे जो उनका बिहेवियर है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार में कमी लाने का कार्य करते हैं। अब आप लोगों ने जो भी चीज़ें अभी तक देखी हैं, आप लोगों ने ये भी देखा ना कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो मूल्य हैं, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और भ्रष्टाचार, जो करप्शन है, उसके खिलाफ में भी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये मूल्य नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार जरूर होगा। ठीक है, और क्या है कि जैसे जब ये मूल्य होंगे तो एक सिविल सेवक अच्छे से कार्य करेगा, जब अच्छे से सेवाओं को देगा, जो ज़िले में जो लोग हैं लोगों को अच्छी तरीके से सेवाएं देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में जो जनता है, जनता का विश्वास भी शासन प्रशासन के ऊपर बनेगा। और लास्ट चीज़ क्या है कि जैसे बहुत से ऐसे समय आता है, बहुत से ऐसे टाइम आता है कि जब एक अधिकारी को सिविल सेवा में एक अधिकारी को स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है। अब सोच कर देखिए कि एक उसका छोटा भाई है और एक उसका कोई नहीं जानने वाला, मतलब कोई भी नहीं जानता उसको, बी नाम के व्यक्ति को, और ए नाम के व्यक्ति को, वो व्यक्ति उसका छोटा भाई है। अब सोच कर देखिए कि अब स्वविवेक से ज्वाइनिंग या इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको करवाना है। अब वो चाहे तो ये चीज़ अपने भाई को दे सकता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ें गलत तरीके से, अनैतिक रूप से हो जाएंगी। अगर ये मूल्य होंगे उसके अंदर जो सिविल सेवक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जो भी एलिजिबल हो सकता है उसी का भाई ही एलिजिबल हो जाए, हो सकता है यह जिसको नहीं जानता वो दूसरा बी नाम का व्यक्ति ही एलिजिबल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यह मूल्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से 125 शब्दों में अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। और दोस्तों 2020 के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 220 दिनों का, तो अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसकी पीडीएफ जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि करंट अफेयर का है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाए, इस पर मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और उस पर हम लोग बात करेंगे, अच्छे से केस स्टडी को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आज का जो दूसरा प्रश्न है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 90 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले वही सावधानियां, ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट में एक एक कोटेशन डाल देते हैं, इससे संबंधित कोई कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल या महान विचारक की लाइंस, तो ये सारी चीज़ें उत्तर को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। कुछ डाटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। जो उत्तर है उसको पैराग्राफ और जो पॉइंट्स हैं इनका दोनों का समावेश करते हुए अच्छे से लिखिए। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखिए जो अच्छी चीज़ होगी वो सभी को अच्छी लगेगी, तो एग्जामिनर को क्यों नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को 200 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न देखते हैं, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, तो इससे क्या आशय है और इसके वैश्विक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यह प्रश्न है आप लोगों का और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की, यूएस चाइना ट्रेड वॉर की जहाँ तक बात करते हैं, तो देखिए 1990 के बाद में वो पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने अमेरिका ने क्या अमेरिका ने जो चाइना है, ठीक है, चाइना को एक कृत्रिम रूप से विनिमय दर को परिवर्तित करने वाला देश घोषित किया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कहते नहीं है कि यह मुद्रा में हेर फेर करने वाला घोषित कर दिया गया है, कि यह जो मतलब चाइना है, अमेरिका ने घोषित किया है कि चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन बहुत ज़्यादा करता है समय समय पर, जिससे उसका जो निर्यात है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसका ट्रेड ज़्यादा बढ़ जाए। और होता क्या है कि जैसे यहाँ पर जो ट्रेड था, इसकी पृष्ठभूमि जब देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो देखिए जो अमेरिका और चाइना है दोनों के बीच में अच्छा खासा व्यापार होता है। व्यापार जो है 2018 की जहाँ तक बात करें तो 2018 में यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो आपका चाइना से 419 बिलियन डॉलर का घाटा है। अब सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति में चाइना से अमेरिका क्या बोलता है कि भाई ये इस घाटे को कम करने की कोशिश कीजिए। अब अमेरिका द्वारा चीन को मुद्रा हेरफेर, जो करेंसी है, करेंसी को चेंज करने वाला, ठीक है, तो इस तरीके से घोषणा की गई है। और चीन द्वारा लगभग 1.9% की कमी की गई है जो व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे जो ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है, जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है अमेरिका का, तो इसीलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहा है। और अमेरिका ने क्या किया कि जैसे चीन से आयातित जो, जैसे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका भारी मात्रा में लगभग 60% जो है स्टील, एल्युमिनियम और भारी चीज़ें हैं उन पर प्रशुल्क लगा रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे 2018 में ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप ने किया था कि विदेशी सौर पैनलों पर 30% की शुल्क लगाया था उसने, ठीक है। तो ये जैसे एक बार चाइना लगाता है, एक बार यूएसए लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। उधर से चाइना भी यही कार्य कर रहा है, लेकिन घाटा सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। अब यहाँ पर जब बात आती है, अमेरिका को और ज़्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, अमेरिका और ज़्यादा गुस्साता चला जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो चीन है, चीन ने अपनी एक मेड इन चाइना नीति 2025
जारी की है, जिसमें उसने अपने घरेलू उद्योग जो हैं उनको सब्सिडी देकर संरक्षित करने का प्रयास किया है, उनको और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। जो घरेलू उद्योग धंधे हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया है। विनिर्माण क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य कर रहा है सब्सिडी के द्वारा, ठीक है, कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो अच्छे मतलब महंगे रेट में ना हो, ठीक है, वो सस्ती हो जिससे निर्यात बढ़े। अब देखिए, जो एक अमेरिका और चीन के बीच में यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो दो देशों के बीच में चल रहा है, लेकिन इसके प्रभाव जो हैं वैश्विक परिदृश्य में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वैश्विक प्रभावों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो वैश्विक जीडीपी कम होने की संभावना की जा रही है। जैसे जो आपका ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट है उसने जो वैश्विक जीडीपी है उसमें कमी करने की बात कही है और लगभग 0.6% की कमी करने का बोला है उसने, कि इतना परसेंट कमी की जा सकती है जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और यह कहा भी गया है कि जो जैसे वर्तमान में वैश्विक जीडीपी की दर जो है 2.8% है, ठीक है। अब ये डेटा धीरे धीरे और मतलब कम ही होता जा रहा है, या आंका जा रहा है कि इतनी परसेंट होगी, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या है, ऐसे स्थिति में जो वैश्विक जीडीपी है उस पर अमेरिका और चीन के बीच में जो व्यापार युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखने को मिल रही हैं। जो वैश्विक जीडीपी है, ठीक है, तो उसकी दर भी कम होती जा रही है, ठीक है। और क्या है कि जैसे मुद्राओं पर प्रभाव, जैसे मान लीजिए डॉलर है, ठीक है, ये डॉलर है, ये युआन है, ठीक है, ये आपकी चाइना की मुद्रा है। अब अमेरिका जो चाइना है, चाइना क्या करता है, चाइना अपनी जो मुद्रा है उसको कम करता है, इधर डॉलर भी यही कार्य करने लगता है, अमेरिका भी यही कार्य करता है। अब होता कैसे है कि जैसे यहाँ अमेरिका ने अपने प्रशुल्क बढ़ाए, ठीक है, जो भी शुल्क लगते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो भी आयात किया जाता है तो उस पर शुल्क लगा दिया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यही कार्य चाइना भी कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, एक करेंसी वार में परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है, एक करेंसी वार में ये चीज़ें परिवर्तित होती जा रही हैं, ठीक है। कि जैसे आपने शुरू कहाँ से किया, शुल्क लगाने से, ठीक है, शुल्क लगाने से दोनों देशों ने शुल्क लगाए एक दूसरे के देशों के प्रोडक्ट पर। अब ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में फिर ये चीज़ें चेंज होकर करेंसी वॉर में बदल रही हैं कि पहले चाइना कर रहा है, फिर उसके बाद अमेरिका कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेड वॉर से यह करेंसी वॉर में चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। और क्या चीज़ है कि जैसे जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका पुनर्गठन भी करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका 60% आयात जो है चाइना से करता है। कौन कौन सी चीज़ों करता है कि कंप्यूटर है, मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जो ट्रेड वार है, ट्रेड वार की वजह से अमेरिका कह रहा है कि अब हम इसमें कमी लाएंगे। अगर अमेरिका कमी लाता है तो चाइना के प्रोडक्शन में तो कमी आएगी ना, चाइना की फिर क्यों बनाएगा जब उसका कोई खरीदेगा ही नहीं माल। अगर यूएसए 60% खरीदता है, अब अगर यूएसए ही बंद कर दे खरीदना तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में चाइना माल बनाना कम हो जाएगा, ठीक है। और जब माल बनाना कम हो जाएगा, जो रॉ मटेरियल जो है, कंपोनेंट्स जो हैं, अगर ये जहाँ से भी आते हैं, जैसे जब चाइना क्या करता है, असेंबलिंग करता है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उनकी रॉ मटेरियल जो है बाहर से अन्य देशों से मंगाता है, कि जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है। तो जब चाइना ही आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा तो यहाँ की डिमांड जो मांग है वो भी तो कम होगी ना। तो एक चेन बनती चली जाएगी कि जैसे जो चाइना है, चाइना से 60% आयात कम हुआ, कम होने के बाद फिर ये जो जापान है और दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है, तो यहाँ से जो माल की सप्लाई थी वो भी तो कमी आएगी ना। तो ऐसे स्थिति में क्या है, ऐसे स्थिति में जो एक ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका भी पुनर्गठन करना पड़ेगा इस ट्रेड वॉर की वजह से जो यूएस चाइना के बीच में हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि जैसे देखिए यह दो देशों के बीच की बात है, जबकि इसमें हस्तक्षेप करने के लिए जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी देश से शिकायत है तो आप चाइना और यूएसए दोनों डायरेक्टली भिड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से डायरेक्टली
पहले चाइना लगाता है, फिर आपका यूएसए लगाता है। तो ऐसी स्थिति में जब टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी महत्ता भी तो कम हो जाएगी ना, कि आखिर यहाँ पर जो विवाद निपटान तंत्र है, पैनल है, इसका क्या काम, जब विवाद दो देशों के बीच ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और जो विवाद हो रहे हैं उसी को बढ़ाया जा रहा है, उसी को और निपटारा भी आपस में ही कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ की जो महत्ता है, जो प्रासंगिकता है, वो भी कम कम होती जा रही है और डब्ल्यूटीओ को कमज़ोर बनाने का कार्य हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये केवल जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ है कि जैसे दक्षिण एशिया में कपड़ा उद्योगों के लिए भी लाभ होगा। अब कहने का मतलब क्या है, इस लाभ का अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि जैसे जो कपास है सबसे ज़्यादा चाइना से यूएसए लेता है, ठीक है। अब जब यूएसए नहीं लेगा तो ये चाइना क्या करेगा, चाइना फिर दक्षिण एशिया में भेजना चालू करेगा, जिससे यहाँ के लोगों को जो वस्त्र हैं वो सस्ते होंगे और जो उद्योग धंधे हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। ये सारे वैश्विक प्रभाव जो हैं, ठीक है, ग्लोबल इफ़ेक्ट्स हैं, जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव थे जो हम लोगों ने देखे, और इस प्रश्न को आप लोग 200 शब्दों में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।